नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज शुक्रवार का दिन है, यानी कि आपकी चिट्ठियों और आपकी ईमेल को शामिल करने का दिन है, आपके सवालों के जवाब देने का दिन है। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल को, और साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें खेती की और देंगे मौसम की जानकारी। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मौसम की जानकारी से। श्री राधा मोहन सिंह ने वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम और G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ग्रीन हाउस में टेंसियोमीटर यंत्र द्वारा जल एवं उर्वरक प्रबंधन और आर्यव्रत साहित्य संस्कृति न्यास द्वारा पुस्तक लोकार्पण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह बर्लिन जर्मनी में 19 से 21 जनवरी 2017 को होने वाले वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम और 22 जनवरी 2017 को G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम द्वारा कृषि एवं जल विश्व के भरण पोषण की कुंजी विषय पर बर्लिन जर्मनी में 19 से 21 जनवरी 2017 के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें 65 देशों के कृषि मंत्री भाग ले रहे हैं। 22 जनवरी 2017 को होने वाली G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में कृषि एवं जल कृषि क्षेत्र में डिजिटीकरण विषय पर और विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मंत्रियों को वैश्विक कृषि क्षेत्र के लिए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरे के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री GFFA के तत्वाधान में होने वाले कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के सहभागियों तथा G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे। टेंसियोमीटर एक ऐसा सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला यंत्र है जो कि बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा खुले खेत तथा ग्रीन हाउस में जल एवं उर्वरक का सूचीकरण किया जाता है। ये यंत्र 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर की गहराई में मिलता है। ये कांच के ट्यूब तथा गेज से 0 से 80 सेंटीमीटर का बना होता है। ग्रीन हाउस की दोमट मिट्टी में टेंसियोमीटर को 20 से 30 सेंटीमीटर बार तक रखा जाता है। जिन ग्रीन हाउस या खुले खेत में टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उस खेत की भूमि क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। इसे लगाने से भूमि में जल तथा हवा का सही मिश्रण बना रहता है तथा पैदावार अच्छी मिलती है। किसान टेंसियोमीटर को आसानी से अपने खेतों में अपना सकते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। टेंसियोमीटर को खेत में लगाने से अच्छी पैदावार के साथ जल एवं उर्वरकों की बचत होती है। टेंसियोमीटर एक बहुत ही साधारण यंत्र है जिसके द्वारा किसान भाई ग्रीन हाउस, खुले खेत तथा ऑर्चर्ड में विभिन्न प्रकार की उद्यानिक फसलें जैसे सब्जी, फल, फूल इत्यादि में वाटर और न्यूट्रिएंट, पानी और खाद का जो सूचीकरण है उसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सस्ता और आसान यंत्र है जिसमें कि एक ग्लास ट्यूब लगा होता है और इसके ऊपर एक गेज बना होता है। इस यंत्र को हम पौधे से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। टेंसियोमीटर 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की गहराई के में उपलब्ध रहता है। अधिकतर सब्जी वर्ग की जो फसल होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो शिमला मिर्च है, इसमें हम 20 और 40 सेंटीमीटर टेंसियोमीटर लगाते हैं। ये टेंसियोमीटर जैसा मैंने बताया पौधे से 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ड्रिप लाइन है काली रंग की, उसके बगल में लगाई जाती है। जब इस यंत्र को लगाया जाता है तो ये पौधे में जो ज़मीन की जो टेंशन है उसे बताती है। इस यंत्र की जो
गेज लगी होती है उसमें जो मानक होती है वो 0 से 80 सेंटीबार। किसान भाई ये ध्यान रखें कि खास करके दोमट मिट्टी में और जिसमें कि बलुआही मिट्टी होती है या दोमट मिट्टी होती है, इसमें अगर शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा इत्यादि उगा रहे हैं दिल्ली के आसपास, तो वो टेंशियोमीटर का रीडिंग को 20 से 30 सेंटीमीटर बार तक रखें। इसका अर्थ ये होता है जब किसान 20 से 30 सेंटीमीटर बार तक रीडिंग टेंशियोमीटर में बना के रखता है, तो जो भूमि में जो आर्द्रता होती है ये भूमि क्षमता तक बनी होती है। यही इस इंस्ट्रूमेंट की बहुत ख़ास बात है कि इसके द्वारा हम जो ज़मीन की जो भूमि क्षमता होती है उसे काफ़ी अधिक समय तक मेंटेन रख सकते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि इसके द्वारा हम जो जल है एवं न्यूट्रिएंट हैं, सारे उर्वरक है, उसका सही सूचीकरण बिल्कुल पौधे को प्रवाह कर सकते हैं। और इसके द्वारा पौधे में अधिक पैदावार, गुणवत्ता वाली पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। ख़ास के ग्रीन हाउस की खेती में जहाँ पर कि फसल की गुणवत्ता बहुत ही आवश्यक है, यहाँ पर टेंशियोमीटर का विशेष स्थान है। आजकल बहुत सारे जो हम सेंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें टेंशियोमीटर बहुत ही सस्ता और किसान के स्तर पर बहुत ही आसान से उपलब्ध होने वाला यंत्र है। इसे किसान भाई बड़े आसानी से पौधे के आसपास लगा सकते हैं और इसको लगाने के बाद इसे वो, जैसे मैंने बताया कि इसकी रीडिंग जो है वो 20 से 30 सेंटीमीटर बार तक अगर वो रखेंगे तो उन्हें पौधे में पानी बचेगी, जल बचेगा और वो अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली उत्पादन ले पाएंगे। टेंशियोमीटर यंत्र द्वारा अगर किसान भाई 20 से 30 सेंटीमीटर बार तक रीडिंग को मेंटेन रखते हैं तो किसान भाई ग्रीन हाउस के अंदर गुणवत्ता वाली फसल को अच्छी उत्पादन में ले सकते हैं। ग्रामीण संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आर्यव्रत साहित्य संस्कृति न्यास द्वारा एक लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। पिछले दिनों नई दिल्ली में जाने माने हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा की 2 पुस्तकें मेरे समय का भारत, आध्यात्मिक चेतना और सुगंधित जीवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती मृदुला सिन्हा, महामहिम राज्यपाल गोवा के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैंने जो किया, जो लिखा, वो इस उद्देश्य से कभी न किया न लिखा कि कभी बड़ा गौरवान्वित होगा, बड़ा उल्लेखनीय होगा, रेखांकित किया जाएगा। एक पुस्तक तो जो मेरे समय का भारत है, भगत जी 15-20 दिन मेरे घर में ही डेरा डाले रहे अपना महाविद्यालय का काम छोड़कर। और ये जो कुछ संरक्षित सामग्री है, मान्यवर गोयनका जी इसके बारे में कह रहे थे, ये 35 वर्षों में कम से कम 6-7 स्थानों पर, चाहे चंडीगढ़, चाहे पानीपत, चाहे रायपुर, चाहे वाराणसी, ग्वालियर, दुनिया भर में मेरी घर गृहस्थी उलट पुलट होती रही। उसमें भी अगर ये कागज़ मेरे पहले लिखे से और अंतिम लिखे तक संभले रखे हैं तो ये सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। उसने पोटरे के पोटरे बांधकर किस तरह, चाहे घर का सामान छूट गया हो कहीं, लेकिन इनमें से एक कागज़ भी उसने छूटने नहीं दिया। और इसीलिए भगत जी उसमें से उन कागज़ों को तलाश सके जिसमें से मेरे समय का भारत बने। खेती किसानी में मौसम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्व राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ 1 या 2 स्थानों पर कड़ाके के शीतलहर तथा मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर, पश्चिम राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दिखाई देने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने की अत्यधिक संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी खबरें खेती की और साथ ही ली
मौसम की जानकारी। अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट यानी कि आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल का। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं इस वक्त हमारे पास आ पहुंची हैं और अब समय है उनके सवालों को शामिल करने का हमारे कार्यक्रम में। और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूसा संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना जी। डॉक्टर बाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आइए किसान भाइयों बहनों, बिना समय गवाते हुए हमारी जो पहली चिट्ठी है हम वो बताते हैं कि वो हमें किसने भेजी है। हमारी जो पहली चिट्ठी है वो हमें भेजी है उस्मानाबाद से विजय कुमार जी ने। और डॉक्टर बाना ये लिखते हैं कि दूरदर्शन चैनल के माध्यम से इन्होंने जो कौशल विकास योजना है उसके बारे में देखा है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये कृषि उद्योग कोई है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो गांव के अन्य युवा पीढ़ी है उन्हें भी उस उद्योग से जोड़ना चाहते हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे कि ये कृषि से संबंधित कौन से उद्योग की शुरुआत कर सकते हैं? आज के युवा जो खेती से दूर भाग रहे हैं उनको खेती से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा है कि आप अपना जो कौशल है उसमें विकास करें। यदि जो आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं यानी कि कृषि विषय से आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस कर सकते हैं। उसमें आप अपना जो कौशल हैं जैसे कि सॉइल टेस्टिंग की आप सीख सकते हैं या जो फसलोत्पादन की तकनीकियां हैं, बारीकियां हैं जैसे कि कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, इस तरह की तकनीकियां सीखकर गांव में प्रसार या जो आपका कस्बा है वहां पे प्रसार संबंधी आप अपना केंद्र खोल सकते हैं जिससे कि आप जो क्षेत्र के किसान हैं उनको जानकारी दे सकते हैं नई नई कृषि तकनीकों के बारे में। और आप साथ में और जो अन्य युवा हैं गांव के उनको भी जोड़ सकते हैं। आप अपना जो खंड है उसके विकास अधिकारी से या जो आपके ज़िले का कृषि अधिकारी है उससे ज़रूर मिलें इस मामले में। और जो अन्य युवा हैं उनको भी मिलवाएं ताकि जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की तथा जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको पता लग सके, आप अपना कौशल को विकास कर सकें। साथ ही जो अन्य उद्योग हैं कृषि के से जुड़े हुए जैसे कि डेयरी है, पशुपालन है या पशुधन सहायक है, उसमें भी आप अपना कौशल विकास कर सकते हैं और अपने आय और जो आजीविका है उसको बढ़ा सकते हैं। या जो प्रसंस्करण का उद्योग में काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं। गांव में आप घर में जो खेती होती है या जो गांव में खेती होती है उसको प्रसंस्कृत करके फिर बेचें तो किसानों का लाभ भी बढ़ेगा और आप जैसे जो युवा पीढ़ी है वो खेती से जुड़कर लाभ कमाएगी और जो खेती से मोह भंग हो रहा है युवाओं का उससे बचा जा सकता है। तो विजय कुमार जी, देखिए आप कौशल विकास योजना जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है उसके अंतर्गत आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और जैसा डॉक्टर बाना ने अभी आपको जानकारी दी है कि आप विभिन्न जो उद्योग हैं उन्हें अपना सकते हैं, साथ ही साथ आपके गाँव के जो अन्य युवा पीढ़ी है उन्हें भी उसमें शामिल करके उनकी भी आजीविका में सुधार ला सकते हैं, उनके विकास की मार्ग को आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाना, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली चिट्ठी कहाँ से आई है। हमारी अगली चिट्ठी हमें भेजी है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गांव नीमा से राम कुमार जी ने। और डॉक्टर बाना ये लिखते हैं कि हमारे खेतों में आलू की खुदाई जो है वो चल रही है। खाली खेत के लिए ये कौन सी फसल की खेती कर सकते हैं जो कम समय में इन्हें अधिक पैदावार जो है वो दिलवा सके? जो खेत खाली हुए हैं तो उनमें आप
ऐसी कुछ फसलें ले सकते हैं जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है और कम पानी चाहने वाली होती है। जैसे कि आप मूंग की फसल ले सकते हैं या उड़द ले सकते हैं, या यदि आप पशुपालन साथ में करते हैं तो चारे वाली फसलें भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका बुलंदशहर क्षेत्र है उसमें आप सूरजमुखी की भी फसल ले सकते हैं। तो मूंग की अगर हम प्रजातियों की बात करें तो उन्नत किस्में हैं, हमारी पूसा विशाल उन्नत किस्म है, इसके अलावा सम्राट है और पंत मूंग 5 है, आदि कम अवधि वाली किस्में हैं। और जैसे ही ये तापमान बढ़ना शुरू होगा और 10 डिग्री से ऊपर न्यूनतम तापमान रहना शुरू हो जाएगा, यानी कि फरवरी में ऐसी स्थिति आएगी, तो उसके बाद आप मूंग की और उड़द की फसलें आप ले सकते हैं। और जो चारे वाली फसलें हैं उसमें आप ज्वार की पूसा संस्थान की मल्टीकट कुछ किस्में हैं वो लगा सकते हैं, या बाजरा, मक्का, मकचरी, लोबिया, ग्वार, ये फसलें लगाकर आप अपना पशुपालन में भी जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं हरा चारा खिलाकर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं। अगली चिट्ठी हमें आई है हरियाणा भिवानी से। गांव कुंगड़ के महेंद्र जी ने ये चिट्ठी हमें लिखी है और ये प्रश्न करते हैं कि इनकी सरसों की फसल में जो है उसमें थोड़ा थोड़ा चेपा का जो प्रभाव है वो इनको देखने को मिल रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। महेंद्र जी, सरसों की फसल में अब हमने अक्सर देखा है कि चेपा का काफ़ी प्रकोप हो जाता है। साथ ही जो जैसे ही अभी बादलों का मौसम शुरू होगा तो चेपा का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। जो अन्य फसलें हैं जैसे कि गेहूं की फसल लगा रखी है या चना आपने लगा रखा है, उसमें भी कई बार देखने में आता है कि चेपा के प्रकोप से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। परंतु जो ये तिलहन वर्गीय फसलें हैं जैसे सरसों है, इनमें चेपा का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही होता है। तो चेपा का प्रकोप यदि आपको 10% से अधिक पौधों पर दिखाई दे तो आप ज़रूर इसका नियंत्रण करें, यानी कि 10% पौधे या 25 कीट प्रति पौधा से अगर चेपा अधिक होता है तो उस दशा में आप कीटनाशियों का छिड़काव करें। यदि प्रकोप कम हो तो फिर छिड़काव नहीं करें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि मधुमक्खी या जो अन्य जो लाभदायक मित्र कीट हैं हमारे, वो भी बिना मतलब स्प्रे करने से मर जाते हैं। तो एक तरह से किसान को नुकसान ही होता है। परंतु जैसे आपने बताया थोड़ा थोड़ा चेपा है तो थोड़ा हो तो नहीं करना है, पर अधिक होता है, 25 कीट से ज़्यादा प्रति पौधे लगते हैं, तो ऐसी दशा में आपको डाइमिथोएट नामक दवा का 0.05% का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि आधा ग्राम दवा 1 लीटर में मिलाकर प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी ले लें और फिर अपने खेत में छिड़काव करें, तो आप चेपा को नियंत्रित कर पाएंगे। साथ ही जो अन्य चूसक कीट हैं उनका भी प्रकोप होता है वो भी कम हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप फसल को कीटों से मुक्त रखते हैं तो सरसों का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर बाना, हमारी जो अगली चिट्ठी है वो आई है राजस्थान के जयपुर के गांव फुलेरा से। मंजू और धर्मेंद्र ने ये लिखते हैं, डॉक्टर बाना की जायद के मौसम में पशुओं के लिए ये कौन कौन से हरे चारे लगा सकते हैं और साथ ही साथ उनकी जो किस्में हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी और मंजू जी, हमने देखा है कि पशुओं को हरा चारा नहीं मिलता है तो उनका दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो पशुओं का भरपूर दुग्ध उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि उनको कोशिश करें कि वर्ष भर हरा चारा मिले। तो इसके लिए जो जायद का मौसम आता है उसमें आपको हरे चारे वाली फसलों की बुआई अवश्य करनी चाहिए, ताकि गर्मियों में उनको निरंतर हरा चारा मिलता रहे और उनका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार वो दुग्ध उत्पादन देते रहें। अगर हम आपके क्षेत्र की यानी कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बाजरा एक हरे चारे का बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जो देश के बाकी हिस्से हैं उनमें भी आप बाजरा लगा सकते हैं, तथा ज्वार की कुछ मल्टीकट किस्में हैं जिनकी आप 2 या 3 बार कटाई ले सकते हैं। पूसा चरी हाइब्रिड 106, पूसा चरी हाइब्रिड 109 ये लगा सकते हैं। बाजरा की जो चरी की किस्में हैं, राज बाजरा चरी 2 है, या अविकानगर की एक किस्म है AVKB 19 जो कि द्विप्रयोजनीय है, उसमें आप दाना भी ले सकते हैं और चारे के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा AVKB 2 बाजरे की आप चारे की फसल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्वार और लोबिया की कुछ किस्में हैं, जैसे कि दुर्गापुरा सफ़ेद एक पुरानी किस्म है दाने वाले ग्वार की, परंतु आप उसको चारे के लिए भी और हरी खाद के लिए भी ले सकते हैं। और लोबिया में बुंदेल लोबिया 2, बुंदेल लोबिया 3 आदि लोबिया की किस्में हैं। इसके अलावा पूसा बैसाखी है
जो मूंग की फसल है वो भी कई बार हमने देखा है कि किसान भाई चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो पूसा 2 फसली है लोबिया की किस्म वो भी आप लगा सकते हैं, जायद के मौसम में आपको अच्छा उत्पादन देती रहती है। और अगर आजकल जो बाजरा और जो नेपियर है उनके हाइब्रिड आने लगे हैं तो उनसे भी आप लेते हैं, जो हाइब्रिड आप लगाते हैं तो उनमें अधिक चारा उत्पादन मिलता है और चारा काफ़ी पौष्टिक होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हरे चारे की आप खेती करें तो उनमें पोषक तत्व भरपूर दें, क्योंकि पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है वो आप देते हैं तो उसमें पौधा लसलसा रहता है और वृद्धि अच्छी होती है, उससे चारा उत्पादन में वृद्धि होती है। इस तरह से आप हरे चारे का अच्छा उत्पादन हैं तो आपका पशुधन है उससे होने वाले लाभ में भी वृद्धि होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली चिट्ठी है वो हमें लिखी है रघुवीर और सीमा पाटीदार, गांव सोनीपुरा, मध्य प्रदेश से। और डॉक्टर बाना ये लिखते हैं कि गेहूं की फसल में भरपूर उत्पादन लेने के लिए इस समय, यानी कि कहें कि ये जो ठंड का मौसम है उस मौसम में ये कौन कौन सी कृषि क्रियाएं जो हैं वो कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। गेहूं की अगर हम बात करें तो इस समय गेहूं काफ़ी आगे की अवस्था में पहुंच चुका है, जिसमें पोषक तत्वों और खरपतवार नियंत्रण का तो कोई कार्य नहीं बचा है। परंतु इस समय ध्यान रखें कि निरंतर पानी देते रहें आप उसमें। और यदि कोई कीट का प्रकोप होता है, विशेषकर जैसे ही अभी तापमान थोड़ा बढ़ेगा और बादल वाला मौसम होता है उसमें चेपा का प्रकोप होता है, तो यदि चेपा या कोई अन्य कीट आते हैं उनकी निरंतर निगरानी करते रहें। और यदि अधिक संख्या में चेपा का प्रकोप होता है तो आप डाइमेथोएट का 0.05% का उसमें छिड़काव कर दें। और यदि बाली बनते समय या दाना बनते समय पानी की कमी हो तो उसका ज़रूर ध्यान रखें, पानी की कमी उस समय बिल्कुल नहीं होने दें। और बाली बनते समय यदि सिंचाई का साधन उपलब्ध हो तो अवश्य करें। हमारी अगली चिट्ठी जो है डॉक्टर बाना वो हमें भेजी है जिला सिरसा से, गांव बकरीवाला के सोनू जी ने। ये जानना चाहते हैं सूरजमुखी की खेती के बारे में। ये सूरजमुखी की फसल लगाना चाहते हैं, इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं। सूरजमुखी एक अच्छा लाभ देने वाली फसल है और इस मौसम में, यानी कि जो अभी जायद का मौसम आने वाला है, उसमें तापमान जैसे ही 10 डिग्री से ऊपर हो जाता है, यानी कि जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुआत में तापमान जैसे ही बढ़ने लगे उसके बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कम तापमान होता है तो अंकुरण में थोड़ी समस्या आती है। बुआई के लिए सबसे पहले तो आप खेत की अच्छे से तैयारी करें और पोषक तत्व दे दें, खेत में डाल दें। जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम ही फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास आप खेत में बुआई से पहले डालकर फिर बुआई करें। बुआई के लिए बीज हमेशा विश्वसनीय स्रोत से करें और जो कुछ उन्नत किस्में हैं उन्हीं को लगाएं। जैसे कि सिरसा के लिए हरियाणा सूरजमुखी नंबर 1 है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की किस्म, वो ले सकते हैं। या जो अन्य उन्नत किस्में हैं जैसे कि PSFH 88, PSFH 64, ये किस्में भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आप हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं और कुछ उन्नत किस्में हो तो आप उनको लीजिए। और या जो राष्ट्रीय बीज निगम या राज्य के जो बीज निगम है वहीं से आप बीज खरीदें, क्योंकि बीज एक बार ख़राब आ जाता है तो फिर अंकुरण नहीं हो पाता है और फसल अच्छी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा बीज को उपचारित करके बोएं। सूरजमुखी में अंकुरण की समस्या से निपटने के लिए इसको बुआई से 10-12 घंटे पहले भिगो दें और फिर उसके बाद बीज को सुखाकर बुआई करें। और कैप्टान या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करके बोएं। बीज यदि आप मशीन से बुआई कर रहे हैं, विशेषकर जो किस्में हैं उनकी करते हैं, तो उसमें 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टर लेते हैं। जो हाइब्रिड्स है उनका बीज हम 5 से 6 किलो लेते हैं और उसमें डिबलिंग से डालते हैं, हाथ से बीज डालते हैं ताकि बीज की मात्रा कम लगे। और इस तरह से आप सूरजमुखी की अगर आप ठीक तरीके से खेती कर सकते हैं तो आपको अंकुरण अच्छा मिलेगा। और ज़्यादा क्षेत्र में आप करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बाद में जब फूल बनना शुरू होते हैं तो जो
हमारे पक्षी हैं उनसे काफ़ी नुकसान होता है। तो बड़े क्षेत्र में लगाकर आप इसमें लाभ अच्छा ले सकते हैं। तो अब समय आ चला है हमारी अंतिम चिट्ठी यानी कि हमारी आखिरी चिट्ठी का, जो कि हमें भेजी है भटिंडा के नंदगढ़ से परमिंदर जी ने। और डॉक्टर बाना ये लिखते हैं कि चने की जो इनकी फसल है उसमें फली भेदक कीड़े का जो है खतरा इनको नज़र आ रहा है, उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किस प्रकार उसकी रोकथाम करें और अपनी फसल को बचाएं। चने में फली भेदक कीट के रोकथाम के लिए आप स्पाइनोसेड दवा 200 ml या इमामेक्टिन बेंजोएट दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करते हैं तो चना में जो फली भेदक से काफ़ी नुकसान होता है कई बार, तो उस नुकसान से आप बच सकते हैं और चने का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर बाना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं, जो भी चिट्ठियाँ उन्होंने हमें भेजी हैं, उनके जवाब इतनी बेहतरीन तरीके से इतने विस्तार पूर्वक दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमारी कोशिश रहती है किसान भाइयों बहनों कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम आप तक सही समय पर और विस्तार पूर्वक पहुंचा सके, ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।